वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पूरे देश भर से हजारों जवानों ने हिस्सा लिया। कई लोग वीरगति को प्राप्त हुए। आज हमारे बीच में इंद्रजीत यादव जी हैं। इन्होंने कारगिल के युद्ध में न सिर्फ मोर्चा लिया था, बल्कि ये दुश्मनों की ओर से की जा रही बमबारी में घायल भी हुए थे। कई महीने तक ये चल फिर भी नहीं पा रहे थे। वर्ष 2012 में ये सेना से रिटायर हुए। उसके बाद अब अमेठी में एक कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। ये भीटी तहसील क्षेत्र के धरवासपुर के रहने वाले हैं। जिस समय युद्ध भारत ने जीता था, उस समय प्रशासन और जो यहाँ के राजनेता थे, उन्होंने कई वादे किए थे। इसमें इनकी प्रमुख जो मांग थी वो उनके गांव में ब्रह्म बाबा के स्थान पर जाने वाले मार्ग की थी। और इसके अलावा प्रशासन ने 5 बीघा जमीन देने के लिए कहा था और एक प्रवेश द्वार बनवाने की बात भी कही थी। लेकिन इनमें से आज भी ज्यादातर मांगे अधूरी हैं। 3 बीघा जमीन इनको जरूर दी गई है, लेकिन अन्य मांगे आज भी अधर में ही है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस उपलक्ष्य में ये अमेठी से चल के इंद्रजीत यादव जी हमारे बीच आए थे। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में इनका सम्मान समारोह हुआ। इसके बाद ये अमर उजाला के कार्यालय पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जो युद्ध के जो पल थे उनको साझा करेंगे। उसके अलावा जो उनकी टीस है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत जी, कैसे क्या युद्ध का सफर रहा था, थोड़ा इसके बारे में पहले बताएं। कारगिल युद्ध बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों का युद्ध था। इस तरीके का युद्ध आज तक लड़ा नहीं गया है, क्योंकि हाइल्टीट्यूड था। वो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची थी, 14,000 से लेकर के 16,000 फीट की हाइट की पहाड़ियाँ थी। उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम उस टाइम पर द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी पर अटैक किए थे, जो कि तोलोलिंग की पहाड़ियाँ जो हैं बहुत ऊंचाई पर हैं। उनके जो फिंगर हैं, उनके फिंगरों पर पाकिस्तान सेना की टुकड़ियां जो है डिप्लॉयड थी। हम 25 तारीख की रात से वहां आगे के लिए एडवांस किए और रात के तकरीबन 12 बजे के बाद वहां जैसे 100 गज आगे चढ़ते थे, नीचे कुछ कच्ची पहाड़ियां थी, ऊपर से बर्फ पिघलता था। और जब 100 गज अगर आगे बढ़ते थे तो 10 गज 20 गज नीचे खिसक के आ जाते थे। ऊपर से दुश्मनों की गोलियों की बौछार होती थी, नीचे से हमारी गने सपोर्ट हमें देते थी और हम फायर करके आगे बढ़ते रहते थे। तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया, जितना फिंगर एरिया था पहाड़ियों का, 10 दिन के अंदर में आगे पीछे उनको हम खदेड़ने का पूरा जोर के साथ उनको खदेड़ दिया। और लास्ट में तोलोलिंग की जो मेन पहाड़ियाँ थी, उनकी पाक आर्मी की पूरी बटालियन वहाँ पर डिप्लॉयड थी, जो कि वहाँ 9 जून से लेकर के और 19 जून तक कंटिन्यू हम अटैक रात में 2 बार करते थे। हर अटैक में 2 से 3 या 4 जवान हमारे घायल हो जाते थे या शहीद भी हो जाते थे। 2-3 जवान हर एक अटैक में शहीद भी हो जाते थे। उनको किसी तरीके से गोलियों के बौछार से के बीच में साथ हमारे 18 ग्रेनेडियर को भारत सरकार ने नवाजा है। युद्ध के दौरान परिवार से कैसे क्या संपर्क हुआ, कब उन लोगों को कैसे जानकारी दे पाए आप? युद्ध के दौरान कोई परिवार से संपर्क नहीं हो पाता था। उस टाइम पर कोई मोबाइल का जमाना नहीं था और ऐसा कोई साधन नहीं था। हम लड़ाई लगने से 6 महीना क्या 8 महीना पहले हम घर गए हुए थे, और लड़ाई खत्म होने के बाद तकरीबन हम 6 महीने बाद घर गए। वहाँ से जब हमें 92 तोलोलिंग से 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर लाया गया, वहाँ से 22 दिन बाद हमें फिर चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया फ्लाइट द्वारा। वहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब गए थे और
माननीय श्रीमती सोनिया गांधी गई थी। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चाहिए आपको, क्या कोई समस्या है या ट्रीटमेंट वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार से मिले हुए काफ़ी दिन हो गया है। अगर हमें हमारे नज़दीक कहीं किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता तो परिवार से मुलाकात होती रहती। उसी टाइम पर संपर्क किया गया चंडीगढ़ से कि उन्होंने पूछा कि आपका नियरेस्ट क्या है। मैं कहा नियरेस्ट तो हमारा फैजाबाद पड़ता है, मिलिट्री हॉस्पिटल। अगर वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो और मतलब वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हमें लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए। तो वहाँ से उसी टाइम पर विद इन 15 से 20 मिनट के बीच में रिप्लाई आई कि नहीं, वहाँ पर अर्थों के डॉक्टर साहब हैं फैजाबाद में। फिर वहाँ से हमें, क्योंकि डायरेक्ट चंडीगढ़ से ट्रेन नहीं थी, फिर हमारा रिजर्वेशन कराया गया। अम्बाला आए। अम्बाला में हमसे छोटे भाई थे अशोक कुमार यादव जी, वो पता करते करते अम्बाला पहुँच गए। उसके बाद हमें एक अटेंडर दिया गया और साथ में छोटे भाई, उनका रिजर्वेशन कराया गया। तो सीधा लखनऊ आए, लखनऊ से फिर फैजाबाद आए, फैजाबाद से घर आकर मुलाकात किया। फिर हमें फैजाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम 2 महीना थे। उसके बाद तरह तरह की जांचें होती रहती थी, तो सारी सुविधाएं फैजाबाद में अवेलेबल नहीं थी। फिर हमें 2 महीने के बाद लखनऊ शिफ्ट किया गया बेस हॉस्पिटल में, कमांड हॉस्पिटल में। कमांड हॉस्पिटल में हम तकरीबन 6 महीना तक थे। वहाँ से फिर हमें जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर हम तकरीबन 1 साल 3 महीना थे। वहाँ से बिल्कुल जब ठीक ठाक थोड़ा बहुत चलने लगे स्टिक वगैरह से, तब हम यूनिट को चले गए। यूनिट में कंटिन्यू डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, हमेशा जांच वगैरह होती रहती थी, ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहता था। सराहना किया और देश हित के लिए और समाज के को देखते हुए उन्होंने बोला कि हमारे लायक कोई सेवा हो उसको आप बताओ, हम करेंगे। तो उनको हमने बोला, मैं कहा कि सर सब कुछ ठीक है और कुछ ज़मीन अगर हो जाए तो वो मिल जाए और एक गन लाइसेंस मिल जाए। तो डीएम साहब बोले कि अब गन लाइसेंस जो है ये छोटी चीज़ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आप इसकी चिंता मत करो, गन लाइसेंस हम बना करके 2 दिन में हम भेज देते हैं। तो गन लाइसेंस उसी टाइम एसडीएम साहब को आदेश दिया, एसडीएम साहब आकर के साइन साइन करा करके गए और विद इन 5 से 6 दिन में बना करके वो दे दिए। और रास्ते के लिए पिच करने के लिए बोला गया था, तो रास्ता तो नहीं हो पाया। जमीन 3 बीघा मिली थी और न कोई प्रवेश द्वार वगैरह के लिए बोले थे, वो भी नहीं मिल पाया। दरवाजे पर जिला परिषद की तरफ से नलकूप लगवाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, उस टाइम पर लेडीज ही नाम नहीं आ रहा है, वो आई थी, तो उन्होंने उसको लगवा दिया था। केवल रास्ते का मेन प्रॉब्लम थी जो कि आज तक वो सॉल्व नहीं हो पाया है। क्या अपने बेटे को या किसी को कभी सेना में भर्ती कराने का प्रयास किया, कैसे क्या किया? जी, बेटे को प्रयास, हमारे 3 बेटे हैं। एक बेटा यहीं पर सीएमओ ऑफिस में संविदा पर है। दूसरा बेटा अंकित कुमार, वो सेना के लिए तैयारी किया था, जिसमें कि दौड़ भी निकल गई थी, मेडिकल भी हो गया था। रिटन टेस्ट के लिए कोई लेटर नहीं आया, रिटन टेस्ट हुआ नहीं। उसके बाद अग्निवीर की योजना शुरू हो गई, तब तक वो ओवरएज हो गया। फिर वो व्यवसाय में आजकल व्यवसाय कर रहा है। अग्निवीर को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये सेना के लिए हितकारी है या नुकसानदायक है? अग्निवीर एक तरीके से बेरोजगारी में तो अच्छा ही है, लेकिन एक अस्थाई सैनिक जो है उसके अंदर यूनिट के प्रति, देश के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा होती है कि हम देश सेवा कर रहे हैं। और वो अपने कास्ट के लिए, जिस कंपनी में रहता है, कास्ट वाइज कंपनियां होती हैं, अपने कास्ट के लिए, अपने देश के लिए वो मर मिटता है। उसके अंदर देश सेवा सबसे बड़ी, देशभक्ति सबसे बड़ी चीज, उसके अंदर एक जज्बा होता है। अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए उसको सिर्फ एक टाइम पास
मान के चलो कि उसको यही दिखाई देगा कि 4 साल हमारा बीतने वाला है, हम कोई ऐसा रिस्क न लें कि जो कि हमारी जिंदगी के लिए घातक हो जाए। तो इसलिए अग्निवीर जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और परमानेंट का जो आर्मी में है उसके लिए देश सेवा की एक बहुत बड़ी देशभक्ति होती है, जज्बा होता है। हर लड़ाई में उसके लिए एक प्राउड होता है कि हम करके कुछ दिखाएं। और इसमें यही होता है कि हम क्यों अपनी जान दें, क्योंकि हम 4 साल के लिए हैं, हमारे आगे बीवी बच्चे हैं। जो केंद्र सरकार का कहना है, भारत सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद उनमें जो अच्छे होंगे उनको नियमित किया जाएगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब उसका कोई क्लियरिफिकेशन तो है नहीं कितने नियमित, उसमें एक जैसे आपके साथ का कोई परमानेंट हो गया, कोई उसको निकाल दिया गया, तो अपने अंदर सोचेगा हम भी वही देश सेवा कर रहे हैं, हम में क्या कमी है। उसके अंदर यही आएगा कि अगले को ले लिया गया, हमें क्यों नहीं लिया गया, कमी क्या है हमें, तो उसके अंदर एक हीन भावना आएगी। ये हमारे साथ थे इंद्रजीत जी। अमर उजाला के लिए अंबेडकर नगर से प्रमन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम अटैक कर दिए, पूरी बटालियन हमारी अटैक की, जिसमें उनके पाकिस्तान आर्मी को हमने भगा दिया और तकरीबन 3-4 उनके सैनिकों को हम जिंदा पकड़ करके नीचे लाए। 2-3 जो है उनके घायल सैनिक थे वहां पर, उनको मार दिया गया वहां पर। और उसके बाद 20 तारीख को सुबह और 21 तारीख को शाम को आगे की प्लानिंग हम कर रहे थे, आगे बढ़ने के लिए। जो पॉइंट 5.85 पॉइंट था, वहां पर उनके पाक आर्मी डिप्लॉयड थी। आगे अटैक करने के लिए हम सब प्लानिंग ही कर रहे थे, इतने में एक एयर अटैक उनको पाकिस्तान आर्मी का हुआ, हमारे 11 सैनिक शहीद हो गए उसमें। और फिर हम उन जो हमारे शहीद हुए थे, अब उनकी पूरी बॉडी बची नहीं थी, किसी का सर अलग हो गया था, किसी का पैर अलग हो गया था, पूरी शरीर चिथड़े हो गए थे। उनको स्लीपिंग बैग और जो हमारे पास सामान थे उसमें किसी तरीके से क्लोज करके नीचे लाए, और नीचे ला करके फिर उसी दौरान अब सोलो लिंक से लेकर के नीचे जहां रियर, जहां पर पहाड़ी का आड़ लेकर हम रियर बनाए थे, वहां 12 किलोमीटर पड़ता था। फिर हम पूरी रात चढ़ाई करके वहां पहुंचे। 21 तारीख को फिर उनका फाइटर अटैक हुआ, उसमें मैं खुद घायल हो गया और 4 जवान हमें लेकर के नीचे आए रात में। और जब 4 जवान हमें उठाने के लिए आए, जो उन्हीं चारों में से एक को फिर फाइटर अटैक हुआ, तो एक का टांग उड़ गया। अब उसको भी 4 जवान चाहिए था लाने के लिए, 4 उसको लेकर आए, 4 हमको उठा के लाए। 10 से 12 किलोमीटर नीचे लाने के बाद, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियां थी, रास्ता कोई था नहीं, कोई पीठ पर उठा रहा है, कोई कंधे पर पकड़ रहा है, किसी तरीके से नीचे तक लाए। उसके बाद वहां पर हेलीकॉप्टर से हमें 92 बेस हॉस्पिटल लाया गया। वहां पर तकरीबन 20-21 दिन कंटिन्यू इलाज हुआ। इलाज के बाद हम व्हील चेयर से चलना शुरू किए थे, 3-4 महीना व्हील चेयर से चले। उसके बाद स्टिक द्वारा प्रैक्टिस शुरू किया, तकरीबन 6 महीना से लेकर साल भर तक स्टिक से चले। फिर धीरे धीरे हमें सुधार हुआ, हम अपनी दर्द को इग्नोर करके हम प्रैक्टिस करते रहे, और आज हम सबके बीच में एक स्वस्थ इंसान की तरह हम चलना फिरना शुरू कर दिए। कितने कितने महीने बाद आप जो है वापस सेना में ज्वाइन कर पाए थे घायल होने के बाद? हम तकरीबन 1.5 साल बाद दोबारा यूनिट में गए, क्योंकि उस युद्ध के दौरान घायल होने के बाद 22 जून से लेकर के और तकरीबन नेक्स्ट ईयर में 2000 में हम जा करके अक्टूबर नवंबर में यूनिट में दोबारा गए, क्योंकि कई हॉस्पिटलों में एडमिट होते होते तब हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ। और इस लड़ाई के दौरान जो हमारे यूनिट के हमारे साथ लड़ने वाले 3 अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर, 4 जेसीओ और तकरीबन 34 जवान
शहीद हो गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।